थे। पहली वीडियो में हमने इसके जो 1857 का विद्रोह है, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो है यहाँ तक पढ़ा था कि नाना साहब के अंग्रेज़ों ने पेंशन रोक दी और जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब, ठीक है। और इनकी पेंशन रोक दी और इनको क्या किया? इनको जो है पैतृक राजधानी पूना से दूर कानपुर, पूना से इन जो है कानपुर रहने पर बाध्य किया। कानपुर रहने पर बाध्य किया। किसने? अंग्रेज़ों ने रहने पर बाध्य किया। पूना क्या थी? ये उनकी पैतृक राजधानी थी। किसकी? नाना साहब की पैतृक राजधानी, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे चलिए। आगे क्या हुआ? जो है आगे जो है यह जो है इसी तरह से रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी को जो है झांसी को हड़पने के लिए अंग्रेज़ों ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा भड़का दिया था। और रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा उन्होंने भड़का दिया। फिर इसके बाद जो है स्वर्गीय पति के सिंहासन पर रानी की यह इच्छा थी कि उनका दत्तक पुत्र बैठे। और 1849 में, कब? 1849 में किसने? डलहौजी ने क्या किया? मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर यह घोषणा करके चोट की कि बहादुर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर के दिल्ली के डलहौजी ने क्या किया? मुगल वंश के जो है मुगल वंश का जो उत्तराधिकारी था, और मुगल वंश का उत्तराधिकारी बहादुर शाह को दिल्ली वंश के बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक जो लाल किला था, ऐतिहासिक लाल किले को छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास जो है छोटे निवास स्थान में रहने पर मजबूर किया। लाल किला छोड़कर दिल्ली के पास कुतुब मीनार के पास एक छोटे निवास स्थान में किसने? लॉर्ड डलहौजी ने मजबूर किया। छोटे निवास स्थान में रहने की डलहौजी ने घोषणा की। जो है 1856 में, फिर 1856 में केनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाए। केनिंग क्या घोषणा किया? ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद
मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाए। ठीक है, तो मुगलों से जो है सम्राट की पदवी और उनको क्या सिर्फ और वे सिर्फ राजा कहलाएं। ठीक है, ये हम नोट्स बनाते चल रहे हैं, साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं, पूरी तरह से एकदम पूरा कवर हो जाएगा पूरा आधुनिक भारत का इतिहास। और जो ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का एक प्रमुख कारण क्या था? लोगों को यह धारणा थी कि अंग्रेजी शासन के कारण धर्म खतरे में है, और इसका प्रमुख कारण ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थी, और जो स्कूलों, अस्पतालों, जेलों, बाज़ारों में देखे जाते थे। जो मिशनरी थे लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करते, हिंदू इस्लाम धर्म के सार्वजनिक रूप से तीखा और भुंडा प्रहार करते थे, और वे जनता की पुरानी और प्रिय परंपराओं और मान्यताओं की खुलकर हंसी उड़ाते और उसकी निंदा करते थे। ठीक है, तो इस समय जो है ईसाई मिशनरी क्या करते थे? ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करते हिंदू मुस्लिम धर्म को नीचा दिखाते। ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म को क्या करते थे? ईसाई मिशनरी बहुत ही नीचा दिखाते थे और उनकी परंपराओं पर प्रहार करते थे, उनकी मान्यताओं पर कुठाराघात करते थे। और जो है फिर जो है जनता परंपराओं हंसी उड़ाते, निंदा करते थे, और पुलिस का उनको संरक्षण प्राप्त था, और जो जिनका धर्म परिवर्तन करा जाता तो जनता को अपने धर्म के समान उपस्थित खतरे का जीता जागता प्रमाण मिल गया। जो धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था, जनता की यह आशंका थी कि विदेशी सरकार इन मिशनरियों की गतिविधियों को संरक्षण देती है। ठीक है, क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ईसाई मिशनरियों को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण दे रही थी। सरकार के कुछ कामों तथा बड़े अधिकारियों के कुछ गतिविधियों से इस आशंका को और बल मिला, और 1850 में क्या हुआ? सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार जो है क्या था? ईसाई धर्म अपनाने वालों को जो है वो क्या करने लगे? जो उनकी संपत्ति थी जो है उत्तराधिकार में देने लगे। अपनाने वालों को उनकी या अपनी पैतृक संपत्ति अधिकार में मिल गई। कौन? जो सब जो है उन्होंने हड़प रखी थी, संपत्ति अधिकार में मिल गई, अधिकार में मिल गई। ठीक है, और सरकार सेना में अपने खर्च पर ईसाई धर्मोपदेशक पादरी रखती थी। ठीक है, अनेक नागरिकों और जो सैनिक अधिकारी मिशनरी प्रचार
को प्रोत्साहन देना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा जेलों में ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करना वो धार्मिक अपना कर्तव्य मानते थे। और आज तक इसी कारण से आज तक ईसाइयत से जो है देश जूझ रहा है। तमाम आदिवासी इलाकों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। अनेक जो लोग थे जो है वो रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं जो है उन मानवतावादी उपायों के कारण भी भड़की जो सरकार ने भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए। उनका मत था विदेशी ईसाई सरकार को उनके धर्म और परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून, लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसे ही अनाधिकार हस्तक्षेप भी की तरह लगे। पहले के जो भारतीय शासकों ने मंदिरों मस्जिदों से जुड़ी ज़मीन को उनके पुजारियों या सेवा संस्थानों को कर से मुक्त रखा था, जो पहले थे अंग्रेज़ों से पहले। तो अब जो है इनसे कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगा। तो जो है उन्होंने मंदिरों मस्जिदों से भी कर वसूलना शुरू कर दिया। इन ज़मीनों पर जो है अनेक ब्राह्मण मुस्लिम परिवार जो है निर्भर थे और उनका परिवार जो गुस्से से उबल उठे और उन्होंने यह प्रचार किया कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। 1857 का विद्रोह जो है कंपनी के सिपाहियों से आरंभ हुआ था। इसलिए जो है वो सिपाही जिन्होंने अपनी सेवा जो है कंपनी को निष्ठापूर्वक जिन्होंने सेवा दी और भारत विजय में समर्थ बनाया और जिन्हें अच्छी प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त थी, वो विद्रोही क्यों हो गए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर सिपाही उसी भारतीय समाज के अंग थे, इसलिए जो दूसरे भारतीयों पर गुजरती थी उसे ये सिपाही महसूस कर सकते थे और जो है समाज के दूसरों वर्गों, किसानों की आशाएं, इच्छाएं, दुख दर्द इन सिपाहियों के बीच भी प्रतिबिंबित होते थे। यह सिपाही दरअसल कौन थे? यह जो सिपाही जो है दरअसल वर्दीधारी किसान ही था। सिपाही कौन थे? सिपाही वर्दीधारी किसान ही था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्दीधारी किसान थे और अगर ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक कृत्यों से उनके निकट संबंधी पीड़ित होते तो उस पीड़ा को सिपाही भी महसूस करते थे। वे भी इस सामान्य विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज उनको धर्मों में दखलंदाजी कर रहे थे और सभी भारतीयों को ईसाई बनाने पर तुले हुए थे। उनके अपने अनुभव भी इसी विश्वास को बल देते थे कि वे जानते थे कि जो सेना में राज्य के खर्चे पर ईसाई धर्मोपदेशक मौजूद थे और कुछ ब्रिटिश अधिकारी धार्मिक जोश में आकर सिपाहियों के बीच ईसाई धार्मिक प्रचार किया करते थे। सिपाहियों के धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थी। उस समय जात के नियम भी बहुत लोग कड़ाई से पालन करते थे, जात धर्म के। तो सैनिक अधिकारियों की तरफ से सिपाहियों का जात या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी या पगड़ी रखने पर प्रतिबंध था और 1856 में एक कानून बना जिसके अनुसार जो है नए भर्ती सिपाही को आवश्यकता हो तो समुद्र जाकर भी सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। कब कानून बना था? 1856 में। 1856 में सिपाहियों नए भर्ती होने वाले सिपाहियों को समुद्र पार जाकर सेवा करने की जमानत भी देनी
पड़ती थी। ठीक है, ठीक है। और इससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा, क्योंकि उस समय धार्मिक हिंदू मान्यता समुद्र यात्रा पाप थी और इसके दंड में किसी भी जाति को बाहर कर दिया जाता था। सिपाहियों को दूसरी शिकायत भी थी। अधिकारियों और सिपाहियों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों से अक्सर अपमानजनक व्यवहार करते थे। एक ब्रिटिश प्रेक्षक ने लिखा है कि अधिकारी और सिपाही परस्पर मित्र नहीं बल्कि एक दूसरे के अजनबी ही रहे। सिपाही को एक हीन प्राणी माना जाता था, उसे डांटा फटकारा जाता था, उसके साथ बुरा बर्ताव होता था, जैसे उसे निग्रो समझा जाता था, उसे सुअर कहकर पुकारा जाता था। छोटे अधिकारी उसे हीन प्राणी मानकर व्यवहार करते थे। ठीक है, अधिकारी और सिपाही परस्पर एक दूसरे के लिए अजनबी रहे। सिपाहियों के साथ निग्रो जैसा व्यवहार किया जाता था। भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज समकक्ष जितना श्रेष्ठ योद्धा हो तो भी उसे कम पैसा दिया जाता था और अंग्रेज सिपाही से भी बुरे ढंग से जो भारतीय सिपाहियों को रखा जाता था, उनके खिलाया पिलाया जाता था। और इसके अलावा पदोन्नति की आशाएं भी नहीं थी। कोई भी भारतीय 60-70 रुपये मासिक पाने वाले सूबेदार से ऊपर नहीं उठ सकता था। वास्तव में जो सिपाही का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। स्वाभाविक था कि सिपाही इस बनावटी उस पर लादी गई हीनता से खुश नहीं थे। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार T.R. होल्म्स ने लिखा है, अगर वह हैदर जैसी बहादुरी का परिचय दे तो भी वह जानता है कि वह मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी जितना वेतन नहीं पा सकता है और लगभग 30 वर्ष तक की निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद जो पद वह प्राप्त करेगा वह भी उसे इंग्लैंड से नए आए किसी रंगरूट की हुक्म अदायगी से सुरक्षित नहीं कर सकेगा। तो इसको भी नोट कर देना होगा। ब्रिटिश इतिहासकार T.R. होल्म्स ने कहा, अगर वह हैदर जैसी बहादुरी परिचय दे भी तो वह जानता है कि वह एक मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी जितना वेतन नहीं प्राप्त कर सकता। लगभग 30 वर्ष निष्ठापूर्वक सेवा के बाद 30 वर्ष सेवा करने के बाद जो पद
वह प्राप्त करेगा, वह उसे इंग्लैंड से आए हुए किसी नए रंगरूट की हुक्म अदायगी से सुरक्षित नहीं कर सकेगा। ठीक। सिपाहियों के असंतोष का तत्कालिक कारण यह था कि हाल ही में यह आदेश था कि सिंध पंजाब में तैनात के समय उन्हें विदेशी सेवा भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक। और इस आदेश के कारण अल्पसंख्यक सिपाही के वेतन में बड़ी कटौती हुई। अवध के अनेक सिपाहियों का घर था, उसके हड़पे जाने का कारण उनकी भावनाओं को आग की तरह भड़का दिया। वास्तव में जो सिपाही थे, सिपाहियों के असंतोष के पीछे एक लंबा इतिहास था और बंगाल में बहुत पहले 1764 में एक सिपाही विद्रोह घटित हो चुका था। एक 1764 बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा, और अधिकारियों ने 30 सिपाहियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। इस प्रकार विद्रोह दबा दिया गया था। इसमें 30 सिपाहियों को तोपों के मुंह पर रखकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उड़ा दिया गया। इस प्रकार से यह विद्रोह दब गया। फिर दूसरी घटना घटी 1806 में वेल्लूर में सिपाही विद्रोह हुआ। जिसमें कई सौ सिपाही युद्ध में मारे गए और भयानक हिंसा के सहारे युद्ध को दबा दिया गया। ठीक है, ये भी है, ये देखिए। और फिर जो है 1824 में क्या हुआ था? 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की जो है 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर वह रेजिमेंट तोड़ दी और उन निहत्थे सिपाहियों पर गोले बरसाए गए और सिपाही नेताओं को फांसी दी गई। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं बटालियन या रेजिमेंट ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने
से इनकार कर दिया जिसमें जिन पे सिपाहियों के नेताओं को फांसी दी गई जिसमें और सिपाहियों पर तोपखानों से गोला बरसाया गया। तोपखानों से गोले बरसाए गए। और फिर क्या हुआ? 1844 में वेतन भत्ता के सवाल पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया। 1844 में वेतन भत्ता के सवाल पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया। इसी प्रकार से जो है अफ़गान युद्ध से कुछ पहले अफ़गानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने वाले थे और सेना में व्याप्त असंतोष को समाप्त करने के लिए एक मुसलमान और हिंदू सूबेदार को गोली मार दी गई थी। सिपाहियों में असंतोष इस कदर से व्यापक हो चुका था कि 1858 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेडरिक हैलिडो को कहना पड़ा था, बंगाल की फ़ौज कमोबेश बागी और हमेशा विद्रोह के लिए तैयार थी। तय है कि कभी न कभी अगर संयोगवश उत्तेजना और अवसर मिलते तो विद्रोह कर बैठती। 1858 में बंगाल के कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेडरिक हैलिडे को कहना पड़ा था बंगाल की फ़ौज कमोबेश बागी और हमेशा विद्रोह को तैयार थी। तय भी है कि कभी न कभी संयोगवश उत्तेजना अवसर मिले। यदि अवसर मिलता तो वह विद्रोह कर बैठती। ठीक है। इस तरह बड़ी तादाद में भारतीय जनता तथा कंपनी के सिपाहियों के बीच विदेशी शासन के प्रति व्यापक और तीखी नापसंदगी बल्कि घृणा भी मौजूद थी। आगे चल करके सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक काजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में इस भावना पर व्यक्त किया। सैयद अहमद खान की पुस्तक का क्या नाम था? कॉजेज ऑफ द इंडियन
म्यूटिनी। इस भावना को इस प्रकार से व्यक्त किया गया कि धीरे धीरे यह सोच भारतीयों की आदत बन गई कि सभी कानून उन्हें नीचे गिराने और तबाह करने और उन्हें तथा उनके देशवासियों को उनके धर्म से वंचित करने की दृष्टि से बनाए गए थे। अंत में एक समय वह आ गया जब सभी लोग अंग्रेज सरकार को एक धीमा जहर, रेत की रस्सी या आग की घातक लौ समझने लगे और वो मानने लगे कि अगर आज वे सरकार के चंगुल से भी बच निकले तो कल वे फंसेंगे ही, और अगर कल भी बच निकले तो तीसरे दिन उनकी बर्बादी अवश्यंभावी है। और लोग सरकार में परिवर्तन होते हुए देखना चाहते थे और ब्रिटिश शासन की जगह दूसरे शासन के आने के विचार से दिली खुशी महसूस करते थे। इसी तरह से दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणा में कहा गया था, पहली बात, हिंदुस्तान में जहां 200 रुपये मालगुजारी होनी चाहिए थे, उन्होंने 300 रुपये मालगुजारी वसूलने किए। जहां 400 रुपये होने चाहिए थे वहां 500, और अपनी मांगें बढ़ाते जाने पर अड़े हुए थे। दूसरे, उन्होंने चौकीदारी टैक्स को 2 गुना, 4 गुना और 10 गुना बढ़ा दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या काम किया? अंग्रेज़ों ने कर की दरें कई गुनी बढ़ा दी, ठीक। और क्या कि वे जनता को तबाह करना चाहते थे। तीसरे, सभी प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों की रोजी मारी गई और लाखों लोग जीवन की आवश्यकताओं से वंचित हैं। अब जो है, रोजी की तलाश में कोई एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहता है तो हर प्राणी पर सड़क की चुंगी के नाम पर 6 पाई ली जाती है। तो उस समय जो है, सड़क की चुंगी पर कर 6 पाई ली जाती और हर गाड़ी पीछे 4 से 8 आने तक देने पड़ते हैं। 4 से 8 आने तक देने पड़ते थे। केवल वे ही लोग ये सब चुकाते हैं। सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा करने की छूट पाते हैं। हम अत्याचारों का दमन कहाँ तक वर्णन करें। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि सरकार हर व्यक्ति का धर्म नष्ट करने पर तुल चुकी है। सरकार धर्म तो बात हो चुकी है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था। जो है 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का परिणाम था। जन असंतोष का उभार था। यह घटना आकस्मिक नहीं घटी। लगभग 1 शताब्दी तक पूरे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध तीव्र जन प्रतिरोध हो रहे थे। बंगाल, बिहार में जैसे ही ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए। जैसे जैसे नए क्षेत्रों को जीतता गया, वहाँ भी ये विद्रोह फूटते गए। देश के किसी न किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह के बिना शायद ही कोई साल, एक बड़े विद्रोह के बिना शायद ही कोई दशक गुजरा हो। और 1763 और 1856 के बीच जो है 40 अधिक बड़े और छोटे
सैनिक विद्रोह हुए। इन नेतृत्वों को अक्सर राजे, नवाब, जमींदार, भूस्वामी, पुलिगार करते थे, मगर लड़ने वाली फौजों में किसान, दस्तकार और पदच्युत भारतीय शासकों के जागीरदार शस्त्रागार से वंचित कर दिए गए। जमींदारों और पुलिगारों के भूतपूर्व सैनिक होते थे। ये लगभग निरंतर चलने वाले विद्रोह कुल मिलाकर बहुत भयानक होते थे, मगर अपने प्रसार में ये जो है पूरी तरह स्थानीय और एक दूसरे से संबद्ध होते थे। उनके प्रभाव भी स्थानीय ही होते थे। अब जो है इसके तत्कालिक कारण क्या थे? तत्कालिक कारण में हम बाद में इस पर प्रकाश डालेंगे, तत्कालिक कारण से किसी दूसरे वीडियो में। अब तक जो है इसी को लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।